नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे यूरोप। जैसा कि हमें पता है कि एशिया महाद्वीप का पड़ोसी महाद्वीप भी है और साथ ही साथ विश्व में यूरोप अपनी एक अलग पहचान भी रखता है। भौगोलिक परिचय में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है और विश्व के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है। तो विश्व के महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप का एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप भी है और एशिया महाद्वीप से अटैच्ड होने के कारण या इसे मिला हुआ होने के कारण इसे हम यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, तो एक जो इस पूरे स्थल खंड को हम यूरेशिया कह देते हैं क्योंकि यूरोप के बीच में ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है जिससे कि उसको एशिया से अलग किया जा सके। निर्धारित भौगोलिक सीमा नहीं है और रूस जैसे देश के कुछ भाग यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में विस्तृत है, इसलिए इसको हम यूरेशिया कहते हैं। क्योंकि भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसके विभिन्न भागों में महाद्वीपीयता के लक्षण हैं। यही नहीं अपितु यहाँ के अधिकांश देशों का इतिहास एक दूसरे देश के घटनाक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। वर्तमान में यूरोप में यूरोपीय संघ की स्थापना एवं परिचालन यहाँ के देशों की समन्वयशीलता एवं आपसी समन्वय को दर्शाता है। यूरोप शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्भव अरब अकेडियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य अस्त। यूरोप का क्षेत्रफल विश्व में के करीबन 7.0% भूभाग को घेरे हुए है और साथ ही साथ इसमें यह क्षेत्र अनेक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी बना हुआ है। यूरोप यद्यपि एक छोटा महाद्वीप है, परंतु इसकी विश्व के ऊपर प्रभुत्ता शुरू से ही बनी रही है क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और इसकी प्रभुत्ता को हमने भी स्वीकार किया था क्योंकि ये भारत 1947 में इससे अपने अलग संप्रभुत्व राष्ट्र की इसने स्थापना करी थी। यहाँ की प्राकृतिक संपदा और जातीय गुणों के कारण इस यूरोपीय महाद्वीप ने शक्ति और वैभव अर्जित किया। यह एक बहुत सराहनीय प्रयास है। विश्व के विविध भागों में अपनी क्रियाशीलता और राजनीतिक कूटनीति के द्वारा अपना इसने प्रभुत्व कायम किया है। एक समय यूरोप के देशों का लगभग विश्व के प्रत्येक महाद्वीपों के अधिकांश क्षेत्रों पर साम्राज्य था, जो बाद में चलकर विघटित होता गया। अपने स्वयं के संसाधनों तथा विदेशों के एकत्र पूंजी के माध्यम से अधिकांश यूरोपीय देश विकसित देशों के अग्रणी श्रेणी में आ गए। औद्योगिक क्रांति, परिवहन क्रांति और संचार क्रांति, इन तीनों क्रांतियों में यूरोप एक अग्रणीय देश रहा। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल की जो विचारधारा थी उसमें भी बहुत परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व में विचारधारा थी प्रकृति के ऊपर निर्भर था, परंतु इस औद्योगिक क्रांति ने भौगोलिक विचारधारा के चिंतन में एक नई दिशा दी और उसमें ये कहा गया कि भाई मनुष्य भी सर्वे सर्वा हो सकता है और इन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके वो अपने वैभव को, अपनी क्रियाशीलता को, अपनी कर्मठता को आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ से हमारी औद्योगिक क्रांति के पश्चात यहाँ हमारे संभववाद की नींव पड़ी थी। इस महाद्वीप की जातियों ने विश्व के कई अनजान भूभागों की खोज कर अपने उपनिवेश स्थापित किए। अफ्रीका में एशिया के अधिकांश क्षेत्र यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगालीज, स्पेनिश आदि के अधिकार में रहे हैं। जातीयता एवं संस्कृति की दृष्टि से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निवासी भी यूरोप के मूल निवासी रहे हैं। वास्तव में यूरोप विस्तृत नहीं है, फिर भी भिन्नता का यह भंडार है। कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित ना होते हुए भी औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से यह विकसित है। यहाँ के भौगोलिक पर्यावरण में एक रूपता के साथ साथ विविधता है और यही स्वरूप इसकी प्रगति का आधार भी है। यहाँ के भौगोलिक परिवेश में हम सबसे पहले बात करेंगे स्थिति एवं विस्तार की। जैसे कि हमारी स्लाइड से भी पता चल रहा है कि यूरोप पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और आगे मैंने एक आपको मानचित्र भी इस वीडियो में दर्शाया, उसको भी आप लोग गौर से देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जब ये है तो इसका जो उत्तरी छोर है वो कैप माइज फ्लेजेली 81 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण छोर
पूर्णतः तारीफ स्पेन में 35 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि पश्चिम में 9 डिग्री 29 से पश्चिमी देशांतर और से 67 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर है, अर्थात यूराल पर्वत की पोड़लानी भाग तक विस्तृत है। यूरोप और एशिया के मध्य महाद्वीपीय सीमा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। इसका समुद्री तट 37900 किलोमीटर लंबा है। सभी बड़े तथा छोटे महाद्वीपों को छोड़कर हम इसमें बात कर रहे हैं। द्वीपों को सम्मिलित करते हुए तटरेखा की लंबाई 80-500 किलोमीटर तक हो जाती है। इस महाद्वीप का कोई भी स्थल भाग समुद्र तट से 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है, अतः इस महाद्वीप पर अन्य महाद्वीपों की तुलना में सामुद्रिक प्रभाव दिखता है। इसलिए यहाँ की जलवायु में हमें समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। महाद्वीप का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3886 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 5300 किलोमीटर है तथा इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। यूरोप महाद्वीप एक वृहद महाद्वीप है तथा इसमें कुछ बड़े प्रायद्वीप भी शामिल हैं, जैसे स्कैंडिनेविया, इबेरियन, बाल्कन, स्पेनाइल। इस महाद्वीप में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड यूरोप के बड़े द्वीप के अंतर्गत ये आते हैं, जबकि छोटे द्वीपों में ऑर्कनीज, शेटलैंड, फैरोज, सिसिली, सार्डिनिया, क्रोसिका, क्रेट, चैनल द्वीप प्रमुख हैं। आइसलैंड एवं फेराज को छोड़कर सभी द्वीप यूरोप के महाद्वीपीय निम्न तटों पर स्थित हैं। यूरोप के दक्षिण में अगर हम भूमध्य सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर यूरोप के दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में टर्की, जिसको एशिया माइनर टर्की है, और यूरोप के मध्य मारमोरा सागर है। डार्डनलीज और वास्फोरस के डमरू मध्य इस महाद्वीप के मुख्य भूमि एशिया से अलग करते हैं। काला सागर और कैस्पियन सागर भी एशिया के यूरोप को एशिया महाद्वीप से पृथक करते हैं, लेकिन दोनों सागरों के बीच में स्थल भाग दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है। इस महाद्वीप में उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। दक्षिण पश्चिम कोने पर जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य है। इस महाद्वीप में अफ्रीका को पृथक करता है। यही जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है।